हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल विंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/a वी डैश क्यूब। दिस इज द वी डैश का क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी क्यू डी ए। integration of VQ dA. This is the alpha kinetic energy correction factor। ये होता है। और यहाँ पे जो V है, V यहाँ पे होता है एवरेज वेलोसिटी एट सेक्शन। V डैश इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अल्फा का वैल्यू होता है, अल्फा का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जो वैल्यू होता है 1 से हमेशा ही बड़ा होता है। यदि अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास सपोज करिए अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये जो फ्लो होगा लेमिनार फ्लो होगा। दिस इज लेमिनार फ्लो। और अल्फ़ा का वैल्यू यदि 1.03 टू 1.06 के बीच आता है तो दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। ओके, अल्फ़ा का वैल्यू 2 आएगा तो लेमिनार फ्लो होगा, और अल्फ़ा का वैल्यू यदि 1.03 से 1.06 आएगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और यहाँ से एवरेज वेलोसिटी यदि हम फाइंड आउट करें, डैट मीन्स वी डैश का वैल्यू यदि क्वेश्चन में गिवन ना हो और एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट करें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाय अल्फ़ा। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी को हम यदि अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे, अल्फ़ा मीन्स काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा एवरेज वेलोसिटी। द नेक्स्ट इज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, दैट मीन्स बीटा। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर यहाँ पे हम वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला आता है ये आता है 1/a वी डैश का स्क्वायर, जहाँ पे वी डैश क्या है एवरेज वेलोसिटी एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी ए। तो जो हम देखे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ करेक्शन में वहाँ पे वी क्यू था और यहाँ पे वी स्क्वायर है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे वी क्यू था प्रीवियस फार्मूला में, यहाँ पे वी क्यू था, यहाँ पे वी क्यू था, बट यदि हम मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे वी स्क्वायर है, यहाँ भी वी स्क्वायर है। और इसका जो वैल्यू होगा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा का वैल्यू भी 1 से हमेशा बड़ा होगा, ऑलवेज। इसका वैल्यू भी 1 से हमेशा बड़ा होगा। यदि बीटा का वैल्यू, हमारे पास जो बीटा है, बीटा का वैल्यू यदि 1.33 आता है, 1.33, देन इट इज़ लेमिनार फ्लो, और बीटा का वैल्यू यदि 1.02 टू 1.05 आता है देन इट इज़ टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो होगा जब 1.3 होगा बीटा का वैल्यू, एंड टर्बुलेंट फ्लो होगा जब 1.02 टू 1.05 इसका वैल्यू होगा, तो ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक वेलोसिटी प्रोफाइल लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के केस में वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं। तो सपोज करिए कि ये कोई वेरिएशन ऑफ पाइप्स है और इसमें जो दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल, ये जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा ये हो जाएगा लेमिनार फ्लो के लिए। ओके, ये देखिए ये आ गया, तो ये हो जाएगा लेमिनार फ्लो के लिए। और लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि इसका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स पैराबोलिक। तो इसका जो वेरिएशन होगा ये होगा पैराबोलिक वेरिएशन।
पैराबोलिक वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन ये हो जाएगा लेमिनार फ्लो के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। एंड सेकेंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखें तो इसका जो वेरिएशन होगा कुछ इस टाइप से होगा, इसका जो वेरिएशन होगा वो इस टाइप से होगा, पूरा ये पैराबोलिक नहीं होगा, बस हल्का सा ये मिड पॉइंट पे ये पैराबोलिक होगा। दिस इज फॉर टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज फॉर टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक ln, ये होता है। और चूंकि ये ln होता है तो इसका जो वेरिएशन होता है वो लॉगरिथमिक होता है, इसका जो होता है वेरिएशन ऑफ लॉगरिथमिक। टर्बुलेंट फ्लो में लॉगरिथमिक वेरिएशन होता है, प्लीज रिमेंबर। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें लॉगरिथमिक वेरिएशन होता है, एंड लेमिनार फ्लो में पैराबोलिक वेरिएशन होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वोर्टेक्स मोशन। वोर्टेक्स मोशन होता क्या है? वोर्टेक्स मोशन इज डिफाइंड एज द रोटेटिंग मास ऑफ द फ्लूइड एंड मोशन इज कॉल्ड वोर्टेक्स मोशन। और मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्लूइड जो रोटेट करता है, जो भी फ्लूइड रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ मास इज कॉल्ड वोर्टेक्स मोशन, उसको हम वोर्टेक्स मोशन कहते हैं। और जो वोर्टेक्स मोशन होता है ये मेनली दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज फोर्स vortex, first is force vortex and second is free vortex, first is force vortex and second is free vortex। तो फोर्स vortex होता है इफ द vortex मोशन इज टेकिंग प्लेस बाय मीन ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब ये हुआ कि इफ एनर्जी गिव फॉर रोटेशन इज कॉल्ड फोर्स vortex। यदि रोटेशन के लिए हमें एनर्जी देना पड़े, यदि रोटेशन के लिए हमें एनर्जी देना पड़े, इट इज कॉल्ड फोर्स vortex। डेट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब ये हुआ कि रोटेशन करने के लिए यदि हम फोर्स दे रहे हैं तो वो हो जाएगा फोर्स vortex, और रोटेशन करने के लिए फोर्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो हो जाएगा फ्री vortex। डेट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? नो एक्सटर्नल एनर्जी एक्सपेंडिचर, नो एक्सटर्नल एनर्जी एक्सपेंडिचर। और जो फोर्स vortex हो जाएगा, फोर्स vortex का एग्जांपल हो जाएगा वॉशिंग मशीन इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स vortex। एंड फ्री vortex का हम एग्जांपल दें, इसका एग्जांपल हो जाएगा व्हर्लपूल इज द एग्जांपल ऑफ फ्री vortex। यदि यहाँ पे हम इसका इक्वेशन लिखें, यदि फोर्स vortex का और फ्री vortex का हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ फोर्स vortex एंड फ्री vortex, तो ये जो आता है dp डिवाइड बाय dr इज इक्वल टू रो v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो यहाँ से हम dp का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dp इज इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा रो v स्क्वायर r इंटू dr, ये हो जाएगा p। ये dp क्या है? तो dp इज द प्रेशर वेरिएशन, dp इज द प्रेशर वेरिएशन। यदि ये इस केस में यदि हम फोर्स vortex को देखें, दैट मीन्स फोर्स vortex इस केस में फोर्स vortex को देखें तो फोर्स vortex के कंडीशन में ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। एंड ओमेगा का जो वैल्यू होता है ओमेगा इज इक्वल टू, और v इज इक्वल टू होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। फोर्स vortex पे ओमेगा कांस्टेंट होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय आर होता है। तब यहाँ पे कह सकते हैं जब ओमेगा कांस्टेंट है, डेट मीन्स
वी डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फ्री वोर्टेक्स कंडीशन को हम देखें, फ्री वोर्टेक्स कंडीशन को देखें तो फ्री वोर्टेक्स कंडीशन का मतलब ये हुआ कि टाउ इज इक्वल टू जीरो होगा। टाउ इज इक्वल टू जीरो का मीन्स इरोटेशन, इरोटेशनल, इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं अच्छे से। तो इरोटेशनल केस में क्या होता है कि टाउ इज इक्वल टू जीरो होता है और ये नॉन विस्कस भी होता है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू भी जीरो होता है। तो यहाँ से जो हम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे कि एम वी आर इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। दैट मीन्स यदि यहाँ से वी का वैल्यू फाइंड करें तो वी इज इक्वल टू सी अपॉन आर, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। और ये एम वी आर क्या है, तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर क्या है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। यदि यहाँ से हम प्रेशर डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करें, दैट मीन्स गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फ्री वोर्टेक्स के लिए प्रेशर डिफरेंस निकालें, तो ये वैल्यू हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो सी स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस रो जी Z2 माइनस Z1। ये हो जाएगा हमारा, ये जो वैल्यू होगा हो जाएगा गवर्निंग इक्वेशन फॉर फ्री वोर्टेक्स, गवर्निंग इक्वेशन फॉर फ्री वोर्टेक्स, गवर्निंग इक्वेशन फॉर फ्री वोर्टेक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं रेनकाइन वोर्टेक्स। तो रेनकाइन वोर्टेक्स क्या होता है, रेनकाइन वोर्टेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री वोर्टेक्स एंड फोर्स वोर्टेक्स। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रेनकाइन वोर्टेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स वोर्टेक्स एंड फ्री वोर्टेक्स। तो रेनकाइन वोर्टेक्स जो होता है वो फोर्स वोर्टेक्स और फ्री वोर्टेक्स का कॉम्बिनेशन होता है। सेकेंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि नियर द सेंटर द फ्लो इज रोटेशनल। नियर द सेंटर, यदि सेंटर पे हम बात करें, सेंटर के पास बात करें, तो यहाँ जो फॉलो होगा डैट इज रोटेशनल, यहाँ जो फॉलो होगा डैट इज रोटेशनल। और हम देखें कि एट नियर सरफेस, यदि हम सरफेस के पास देखें, नियर द सरफेस, तो जो फ्लो होगा फ्लो इज इरोटेशनल। यहाँ पे रेनकाइन वोर्टेक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रेनकाइन वोर्टेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स वोर्टेक्स एंड फ्री वोर्टेक्स एंड नियर द सेंटर। सेंटर के पास, यदि हम सेंटर के पास देखें बात करें, तो सेंटर के पास जो फ्लो होगा वो रोटेशनल फ्लो होगा एंड नियर द सरफेस, और सरफेस के पास जो फ्लो होगा वो इरोटेशनल फ्लो होगा। तो यहाँ पे हम ये फोर्स वोर्टेक्स कंसीडर करें, सपोज करिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर कंसीडर किए हैं, और सिलेंडर का ये वाटर लेवल है एंड दिस इज एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, और यहाँ पे कोई शाफ्ट लगा हुआ है, दिस इज द शाफ्ट, ये शाफ्ट लगा हुआ है, और ये जो है दिस इज सिलेंडर हो गया, ये हो गया शाफ्ट, ये कोई शाफ्ट है, और ये जो है ये लिक्विड लेवल है, दिस इज द लिक्विड लेवल, और ये सिलेंडर है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका जो रोटेशन है, यहाँ पे रोटेशन इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे हम जीरो रोटेशन दिए, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है, रोटेशन इसका जीरो है। लेकिन जब इस पर हम कुछ ना कुछ रोटेशन देंगे, जब यहाँ पे हम रोटेशन देंगे तो इसका जो प्रोफाइल बनेगा कुछ इस टाइप से इसका प्रोफाइल बनेगा आफ्टर रोटेशन देने के बाद। तो ये इसका एक्सिस है, सपोज करिए ये इसका एक्सिस हो गया। तो यहाँ जो इसका डायग्राम बनेगा, ये हमारे पास कोई शाफ्ट है, दिस इज आवर शाफ्ट, तो शाफ्ट है। अब देखते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R2 है
एंड कोई भी एक मिडिल पॉइंट पे कंसिडर करते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ पे r1 है, r1 एंड r2 है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक रोटेशन दे दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू सी। यहाँ पे रोटेशन दे दी है, यहाँ पे रोटेशन 0 है बट यहाँ पे रोटेशन दिए हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज z1, और ओवरऑल डिस्टेंस जो ऊपर तक है, दिस डिस्टेंस इज z2। ये डिस्टेंस z1 है और ये डिस्टेंस z2 है। अब यहाँ से हम देखेंगे प्रेशर जो यहाँ पे होगा, यहाँ से हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस केस में जो प्रेशर होगा, प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू रेडियस बट नॉट ड्यू टू जेड हाइट। इसमें जो प्रेशर में जो वेरिएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन रेडियस के चलते होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस के चलते वेरिएशन होगा, हाइट के चलते z1 या z2 के चलते वेरिएशन इसमें नहीं होगा। और यहाँ पे यदि डेप्थ ऑफ पैराबोलाइड निकालना हो, ये जो हमारे पास डेप्थ है, डेप्थ ऑफ पैराबोलाइड निकालना हो, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जी। ये हमारे पास हो गया डेप्थ ऑफ पैराबोलाइड। दिस इज द डेप्थ ऑफ पैराबोलाइड, डेप्थ ऑफ पैराबोलाइड। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये सिलेंडर है, और इसमें पूरा ये लिक्विड से फील्ड है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पे रेडियस r है। जब इसको हम रोटेट करेंगे, जब इसको हम रोटेशन देंगे तो यहाँ पे कितना वाटर यहाँ पे स्पिल्ड आउट हो जाएगा, कितना वाटर यहाँ पे स्पिल्ड आउट होगा। डैट मीन्स हमारे पास ये लिक्विड पूरा फील्ड है और ये इसका डिस्टेंस, ये जेड डिस्टेंस दे दिया है, जेड डिस्टेंस इसका दे दिया है पैराबोलाइड का। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो कितना वाटर यहाँ से बाहर रह जाएगा और कितना रिमेनिंग बच जाएगा, कितना स्पिल्ड आउट होगा, कितना रिमेनिंग बचेगा। तो यहाँ जो वॉल्यूम रिमेनिंग होगा, वॉल्यूम रिमेनिंग इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम रिमेनिंग हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो सपोज करिए कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ये सिलेंडर है, सपोज करिए जस्ट एक इमेजनरी लाइन यहाँ से हम ले लेंगे, ये हमारे पास कोई इमेजनरी लाइन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ से हम फाइंड आउट करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और यदि वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड हम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड फाइंड करें तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर जेड एंड डिवाइड बाय 2। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, इसका जो रेडियस है r है, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल एक सिलेंडर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर जेड करके, जेड ये हाइट गिवन होगा पैराबोलाइड का, और वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड फाइंड करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर जेड बाई 2 हो गया। तो ये पाई आर स्क्वायर जेड बाई 2 इतना वाटर यहाँ से स्पिल्ड आउट हो जाएगा और रिमेनिंग वाटर कितना बच जाएगा, तो ये टोटल माइनस ये कर देंगे, यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम डैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड करेंगे तो यहाँ से रिमेनिंग वाटर बच जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ से रिमेनिंग वाटर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, ये था डिस्कशन फर्स्ट। एंड सेकेंड डिस्कशन यहाँ पे हम ये करते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पे हम रोटेशन बढ़ाते रहेंगे, रोटेशन हम इंक्रीज करते रहेंगे। तो आफ्टर सम टाइम ये देखेंगे कि ये जो रोटेशन होएगा, ये रोटेशन इस मिड पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिड पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा का वैल्यू है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। इसको हम काफ़ी रोटेशन देते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, एक पॉइंट ये आएगा कि ये दोनों का वैल्यू इस पॉइंट पे आ जाएगा। डैट मीन्स यहाँ से क्या होगा कि 50% वॉल्यूम स्पिल्ड आउट हो जाएगा, 50% वॉल्यूम, डैट मीन्स वाटर या लिक्विड जो भी है वो बाहर निकल जाएगा, स्पिल्ड आउट, आधा फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड 50% जो होगा वो रिमेनिंग बच जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे बच जाएगा।
जब इसको हम रोटेशन देते रहेंगे और ये सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा, डैट मीन्स 50% वॉल्यूम, आधा पानी यहाँ से निकल जाएगा इसके अंदर से, सिलेंडर के अंदर से, और आधा पानी यहाँ पे बचेगा। तो इस केस में जो प्रेशर आपको जो प्रेशर फाइंड करना है, सपोज करें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें प्रेशर फाइंड करना होगा। तो ये जो प्रेशर होगा डैट मीन्स प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, और ये हमेशा 0 होगा। प्लीज़ नोट डाउन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हम ओमेगा का वैल्यू और इंक्रीज़ करते जाएंगे, काफ़ी इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो आफ्टर सम टाइम जब ये पी पॉइंट पे आ जाएगा, तो पी पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, 50% इसका वाटर बाहर निकल जाएगा और 50% बचेगा। तो उस केस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इज इक्वल टू 0 होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 0। सो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि ऑल न्यू अपडेट्स आप तक पहुँच सके। और आप लोग अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, और जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो प्लीज़ शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और जितना हो सके वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके, सभी को फ़ायदा हो सके यहाँ से। सो थैंक यू फॉर टुडे।